जो लास्ट क्लास में चल रहा था वहीं से कंटिन्यू करते हुए वाटर का डाइपोल मोमेंट। वाटर का कोई मेरे से डाइपोल मोमेंट पूछता है तो पहली चीज तो मेरे को क्या करना है, मेरे को वाटर की शेप उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से ड्रॉ करनी है, जो मैंने यहां ड्रॉ कर दी। उसके बाद मुझे ये पता होना चाहिए कितने पोलर बॉन्ड्स हैं। दोनों ही बॉन्ड्स पोलर हैं, दोनों पोलर बॉन्ड्स हैं, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट होगा। और एरो आपने लास्ट क्लास में देख ही लिया था, इज क्वाइट अ डिसाइडर थिंग। तो इसमें एरो का हेड ऑक्सीजन की तरफ और टेल किसकी तरफ होना चाहिए, हाइड्रोजन की तरफ, फॉर नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। दो दो लोन पेयर है, उनका भी इस डायरेक्शन में होगा। लोन पेयर भी कंट्रीब्यूट करता है। और नेट, अगर मेरे से इन दोनों का कोई पूछे तो वो इस डायरेक्शन में गया, लोन पेयर का इस डायरेक्शन में। एंड नेट डाइपोल मोमेंट डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाया जाता है। ये मैं किसका दिखा रही हूं, वाटर का। लास्ट क्लास में क्या गलती हुई थी, मैंने यहां 81 डिबाई लिख दिया था, उसकी जगह क्या लिखेंगे 1.84 डिबाई। ठीक है, वो 81 डिबाई क्या है क्लास के एंड में बात करूंगी। सिमिलरली अमोनिया का भी एक बार डायग्राम बना लीजिए, मुझे तसल्ली हो जाए डाइपोल मोमेंट मैंने रिवाइव थोड़ा सा करा दिया। अच्छा, मैंने अभी एच एफ, हाँ मैंने अभी एच एफ और एच बी आर रोक रखा है। आ, चलो एक बार बताना क्या बताया तुमने एग्जैक्टली, मैं लिख दूं यहां पर वो भी। वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। एच एफ की कितनी बता रहे हैं हम, 2 पॉइंट डी बाय। राइट, NF3 से भी ज्यादा है, NH3 से भी, तो फिर वाटर से भी ज्यादा हुआ ये। तो ये तो खैर बात ही नहीं। अच्छा, अच्छा, दिस, चलो वो मैं भी लिखवा देती हूँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, आई आई, बन जाएगा सबके पास। अब एक आखिरी एग्जाम्पल, फिर इसका 2-3 स्पेशल केसेस मैंने निकाल रखे हैं, वो करेंगे। आखिरी एग्जाम्पल आपके पास है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसका बताइए। जीरो, क्योंकि इसका अगर मैं देखूं बच्चों इस डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल एक दूसरे को कर देंगे पूरी तरह। और ये तीन अगेन वही 120 डिग्री एंगल पे है, ये तीन भी आपस में कैंसिल कर देंगे। तो इसका म्यू आप लोग क्या लिख रहे हैं, जीरो। नोट करिए इसको, फिर मैं नए टॉपिक्स पे इसी के एप्लीकेशन पे शिफ्ट होती हूँ। जी, हो जाएगा ये। अब आपको ये ध्यान होगा, आप लोगों को एक जगह थोड़ी सी ट्रिक दी गई थी लास्ट क्लास में, वो NF3 और NH3 का केस था। इस तरह से NF3 और NH3 कोई खास ट्रिक नहीं थी, बस वो एरो की डायरेक्शन थी जो लास्ट क्लास में आई थिंक आप लोगों ने एक्सेप्ट भी कर ली। अब मैं डायपोल मोमेंट के एक दो स्पेशल केसेस और इसकी एप्लीकेशन, मुझे पढ़ाया क्यों ये टॉपिक, पहले तो मेरे को यह सवाल जानना है इस टॉपिक की मुझे जरूरत क्या थी। डायपोल मोमेंट ना भी पता होता तो मैं क्या ही दिक्कत आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, चलो ना पता होता क्या दिक्कत आ रही थी इज नॉट अ राइट वे। एम आई गेटिंग एनी एडवांटेज ऑफ नोइंग दीज डायपोल मोमेंट्स, मुझे उससे कोई फायदा हो पा रहा है। अब आप सोचिए ज्योमेट्रीज को कंफर्म करते वक्त मैं क्या बड़े आराम से बोल देती थी, फोटो खींच के लाए और उसकी शेप पिरामिडल आई। इसका मतलब पक्का लोन पेयर यहां है, ये यहां है, वो वहां है, ऐसे बोल बोल के मैंने बहुत काम चलाया। एक्चुअली ज्योमेट्रीज का कंफर्मेशन था डायपोल मोमेंट बहुत बड़ा। मैं फोटो पे तो यूं ट्रस्ट नहीं कर रही कि भाई इलेक्ट्रॉन मिल नहीं सकता, पता नहीं क्या, और तुम्हें दिखा ही नहीं सकती। मैं कैसे इस बात को बोलूं जब मैं तुम्हें फोटो दिखा नहीं सकती। अब मेरे पास डायपोल मोमेंट एक ऐसी चीज आ गई जो मुझे ये बता देगी ये कैसे कंफर्म होता है। तो एक पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में बता चुकी हूं, मैं एप्लीकेशन पे आऊं उससे पहले आपसे निकलवाती हूं। एक कंपाउंड मैंने रखा हुआ है AX4, जस्ट एक क्वेश्चन अभी के अभी आपके साथ क्रिएट कर रही हूं, आपका दिमाग खुले थोड़ा सा। AX4 आ जाओ बच्चों। मैं ये नहीं कह रही इसमें लोन पेयर है कि नहीं है, मैं सिर्फ कह रही हूं AX4 4 बॉन्ड पेयर है, राइट।
और इस तरह से मैंने आपको एक लाके दिया AX4, एक लाके दिया BX4, दो लाके दिए। एक का डायपोल मोमेंट तो आ रहा है 0, एक का डायपोल मोमेंट आ रहा है नॉन जीरो। कमेंट ऑन इट्स ज्योमेट्री। अनन्या सीधे बैठना पड़ेगा, दीवार का सहारा नहीं। कमेंट ऑन ज्योमेट्री अगर दो हैं AX4 और BX4, दोनों के डायपोल मोमेंट के बारे में ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा मेरे पास आया। कैन यू कमेंट समथिंग ऑन ज्योमेट्री? AX4 जिसकी 0 है डायपोल मोमेंट, लास्ट क्लास में बोला था अगर रेगुलर ज्योमेट्री आए आंख बंद करके आप लोगों ने डायपोल मोमेंट 0 बोलना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। अब आप कहोगे ये भी टेट्रा हो सकती है, ये भी टेट्रा हो सकती है, आपने बताया नहीं लोन पेयर, अब हम वो भी बताना बंद कर देंगे लोन पेयर। भाई साथ में डायपोल मोमेंट दे तो दिया, जिसका मैंने डायपोल मोमेंट ब्रैकेट में साथ दे दिया, मतलब क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट इक्वल कैंसिल कर रहे हैं, ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यानी इससे मुझे पता चल गया ये AX4 तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना सकता है, ये BX4 एटलीस्ट टेट्रा तो नहीं बना सकता। क्या बनाई, सीसॉ या क्या, वो बाद की बात है। फिर हमें रिक्वायरमेंट होगी भाई अब बताओ इसमें लोन पेयर है कि नहीं। अच्छा बच्चे, एटलीस्ट मैं यहां पर ये बताने लायक हो गई एक ही इसमें टेट्राहेड्रल था, कुछ नहीं मैंने आपको इसमें लोन पेयर की हिंट दी। दिस इज व्हाट फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट इज। तो अब मैं अपने आज के प्रॉपर टॉपिक पे पहुंचूं उससे पहले जो ममता मैम बता के गए कि हमारी डीपीपी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन गई हुई है आपके पास, तो आप लिखिए HF is the most highest dipole moment species, that is 2.04 dBi, even it is more than water, तो ये ट्रेंड ही लिख लो, एंड इवन इट इज मोर देन NH3। वाटर का कितना है 1.84 dBi। NH3 सबकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये कहां याद रखने की जरूरत है, जो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत है मैं इसी से करूंगी। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत इसी से होगी, वहां पे मैं वैल्यूज दूंगी। बाई चांस मेरी डीपीपी में चला गया, मेरा इरादा नहीं था। डायपोल मोमेंट का एक जो और स्ट्रेच आता है वो अगले चैप्टर में आता है, आगे की केमिस्ट्री में आता है, तो वो उसमें जाएगा ही जाएगा। मेरा थोड़ा सा तरीका ये भी इसीलिए रहेगा कि एक बार और मौका मिल जाए आपको इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करने का। पहली बार में डायपोल मोमेंट आता नहीं है इतना ढंग से। जब आप इस चैप्टर टेस्ट के बाद फिर से अगले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो फिर आपको एक बार बहुत बढ़िया समझ आएगा। डन, ये क्लियर। अब आ जाती हूं मैं एक स्पेशल केस जो जेई में एक बार आया हुआ है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ओजोन। उसमें 4 स्टेटमेंट्स थी, जिसमें एक स्टेटमेंट ये थी और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी, बहुत पहले की बात है, कि ओजोन में क्या कंफ्यूजन क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, है कुछ भी नहीं इसके अंदर, लेकिन ओजोन में कंफ्यूजन क्या आया होगा वो दिखाती हूं आपको। जैसे ही मेरे पास एकदम ब्रांड न्यू क्वेश्चन आता है बिना किए हुए, मेरा दिमाग काम करना चाहिए उस वक्त। ओजोन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सारा कुछ करते हैं ओजोन का, क्योंकि उसमें 4 स्टेटमेंट्स थी तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब पूछा हुआ था। अगर मैं इसका, मेरे को भी ज्योमेट्री तो आती नहीं, मैं पहले तो इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं दिस। और जब मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रैक्टिस कराई थी मैंने ओजोन जरूर लिया था। इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर सामने वाले ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने पहुंच गया और इसके पास बचा एक लोन पेयर। तो आज नेहल मैम ने शायद प्रैक्टिस भी इसी बात की कराई होगी, तीनों चीजों को एक साथ कैसे मर्ज करते हैं। मैं एक केस में करा के दिखाती हूँ। ओजोन लुईस डॉट स्ट्रक्चर मुझे दिखा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 चीजें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2। सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही, आ जाओ बच्चे, सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही ज्योमेट्री डिसाइड करने का रोल प्ले करते हैं। वेस्पर में सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। इसीलिए अब एक ट्रिक ये दे रही हूं, जब भी कुछ नया आए, नया छोड़ो पुराना आए, कॉन्फिडेंट रहना है मुझे, पहले हमेशा हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन निकलती ना गिनती मिल जाएगी 3। 3 माने होनी तो क्या चाहिए 3 की ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर। उसमें एक लोकेशन किसने उठा ली, लोन पेयर ने। एक लोकेशन इस ऑक्सीजन ने और एक इस ऑक्सीजन ने। आई डोंट केयर अबाउट पाई बॉन्ड, बनाऊं ना बनाऊं, और 12th की बुक अभी दिखा दूं ना ओजोन की, पाई बॉन्ड किसी के बना ही नहीं रखे, क्योंकि दे आर कंसर्न अबाउट ज्योमेट्री डायपोल मोमेंट। पाई बॉन्ड का करना क्या है उन्होंने, किसी भी जगह तुम जाओगे 12th की पूरी बुक में पाई बॉन्ड नहीं ड्रॉ कर रखा, कि जिसको 12th में भी पाई बॉन्ड चाहिए वो 11th में वापस जाए। ये आ गया ओजोन मेरे पास, तो ज्योमेट्री क्या आ गई इसकी, बेंट। तो मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने लुईस डॉट बता दिया,
मैंने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, मैंने वेस्पर से ज्योमेट्री बता दी। लास्ट क्लास तक तुम यहीं पहुंचे थे। चौथी चीज, हर केस में जोड़ना शुरू करो, चैप्टर ऐसे ही पढ़ो। अब इसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट में सबसे ज्यादा, मेरी लास्ट ईयर भी बच्चे ने बहुत फंसाया, मुझे बहुत देर तक डिस्कशन रहा। दोनों सेम के बीच कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। खबरदार जो ये एरो बना डाले, यहां तो कोई एरो बनेगा ही नहीं, बिकॉज इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, ये दोनों तो नॉन पोलर बॉन्ड्स की गिनती में आते हैं। जब ये दोनों नॉन पोलर बॉन्ड्स की गिनती में है, फिर तो ओजोन नॉन पोलर होना चाहिए। उस साल जेई में आए हुए इस क्वेश्चन में काफी बच्चे नेगेटिव मार्किंग करा के आए थे, इसका डाइपोल मोमेंट लिख के आए थे कि इट इज पोलर, कि इट इज नॉन पोलर, जो भी स्टेटमेंट थी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अभी देख के मुझे क्या लग रहा है, मुझे पता है मैंने आंसर लिखा हुआ है, उसमें मत देखिए, मैं तो उस बच्चे की कंफ्यूजन बताऊं आपको। इसको देखते हैं कि भाई 3 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, बट वी फॉरगेट एक लोन पेयर है। लास्ट क्लास में जैसे लोन पेयर के केसेस आए थे, मैंने बताना शुरू किया था लोन पेयर भी एक बहुत तगड़ा डाइपोल होता है। आई थिंक किसी एक ने क्वेश्चन भी पूछा था, शायद चेतन ने, जो मैंने लेट समझा क्वेश्चन, कि इसका आप ऊपर की तरफ ही क्यों ले रहे हो। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है केमिस्ट्री में? पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? जो उसको थोड़ा सा अपने पास खिसका रहा है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जो पूरा खुद ही है इलेक्ट्रॉन पेयर, वो तो सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर के होने की वजह से पोलैरिटी आई, दैट इज वाई ये पोलर मॉलिक्यूल्स में आता है। ये किसी बुक में नहीं मिला हमको उस साल जिस साल जेई में आया था। हमने इतनी बुक्स छान मारी कि कहीं तो दे रखा होगा, जब बच्चों को होता है कि हमें कभी कहीं मिला नहीं ये एग्जाम्पल। दैट इज व्हाट ब्यूटी ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर्स इज। तो अगर अब हमारे क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा एग्जाम्पल मिले जो हमने कराया नहीं ऑब्जेक्टिव में, बी प्रिपेयर्ड, दिमाग खोलना है आप लोगों का। ठीक है, सो ओजोन बनाइए, हाईली इंपॉर्टेंट, नोट करिए, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन पे आऊं। पवित्र हो सके कैमरा ऑन कर लेना, आर्यन, यूट्यूब, अविरल, आप लोग भी। ओजोन इज अ स्पेशल केस, ध्यान से बनाइए। और यहां तक किसी को डाउट हो बताइए, वैसे भी आगे डाउट और डाइपोल मोमेंट के ले रही हूं। हाँ बोलो बच्चा। हाँ, वो भी बहुत थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, लेकिन एक्चुअली में अभी क्या है, अभी तुम लोगों को ये नहीं पता वो ऑड इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है। यू कैन नॉट गिव इट्स डायरेक्शन, क्योंकि वो लोन पेयर नहीं है। अगर वो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ज्योमेट्री डिसाइड करेगा, तो यस। बट अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करेगा, तो नो। अब प्रॉब्लम क्या है, हम है वीबीटी में, वीबीटी डू नॉट डील ऑड इलेक्ट्रॉन्स। वीबीटी में जब तक रह रही हूं मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वीबीटी क्या कहती है, बॉन्ड तभी बनता है जब दो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक अच्छा एक्सटेंट तक ओवरलैप करते हैं। अब यहां पे मेरा सवाल आ गया लोन, इसका अकेले इलेक्ट्रॉन का, वीबीटी पतली गली से निकल गई, आज तो आंसर नहीं होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा आंसर। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट ओजोन सबके पास बच्चों? चलो, अब मेरा आज का जो क्लोज करना है डाइपोल मोमेंट को, वो क्लोज करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं, टू फाइंड पोलर मॉलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स यही कर रहे हैं पिछली क्लास से, कि पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ये आपको डाइपोल मोमेंट से पता चलता है, तो ये तो हम शुरुआत से ही ये कर रहे हैं। दूसरी आती है एप्लीकेशन टू कंफर्म ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जो मैंने AX4 और BX4 से बेटर कंफर्म भी करा ली आपको, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 आया था, मतलब इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। और ये वो बात है जिसके लिए मैं कह देती थी हमने फोटो खींच लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, कोई ना खींचा फोटो, ये तो हम कहते हैं। फोटो खींचने का मतलब क्या, लीनियर है, तो लीनियर जबरदस्ती एक्सप्लेन करने के लिए वीबीटी वेस्पर ने मिला के रूल बना दिए। इसका मतलब जी सिर्फ सिग्मा ही डिसाइड करता होगा और सब जगह जुगाड़ लग गया। एक्चुअली में ये लीनियर है, इसकी फोटो थोड़ी आई मेरे पास, एक्चुअली में ये लीनियर है, इसके डाइपोल मोमेंट 0 ने बता दिया। भाई 0 तभी हो सकता है जब ये लीनियर हो। नाउ डोंट आस्क, अगर टेट्रा भी तो हो सकता था, 4 हैं, वहां जाना मत। जिस तरह से आपको बताया गया, फुल प्रूफ बताया गया, सो क्यों इनकी ज्योमेट्रीज मैं कंफर्म होके कह सकती हूं कि रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं, क्योंकि इनके डाइपोल मोमेंट 0 है। हो गई नोट दूसरी एप्लीकेशन? 3 ही है, 2 तो हमने साथ साथ कर ली। करिए एप्लीकेशन पे। दिस इज माय लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट,
कि आपको और इसको थोड़ा समझना, लिखना मत पहले, ये समझने वाला है, इसका रीटेक नहीं चाहिए। लास्ट ईयर मुझे दोबारा कराना पड़ गया था ये, तो मुझे इसका इस साल रीटेक नहीं चाहिए। आई वांट टू सेव टाइम। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का क्या मतलब है? आप लोगों से अगर मैं अब पूछूं आयोनिक कैरेक्टर 100% मतलब क्या होता है? एक कैटायन, एक पूरा एनायन, एक पे पूरा पॉजिटिव चार्ज, एक पे पूरा नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसी सिचुएशन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं कहती हूं 100% आयोनिक। लेकिन अब तो हम क्या बात कर रहे हैं? पार्शियल, मतलब पता नहीं कितना, 10%, 20%, 50%, 70%, 80%, कितना भी हो सकता है आयोनिक कैरेक्टर। तो डायपोल मूवमेंट से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, पहले वो पूरी तरह से समझना। आप एक चीज मान के चलिए, ज्यादा से ज्यादा चार्ज सेपरेशन कितना हो सकता है? पूरा इलेक्ट्रॉन कूद जाए उधर, कैटायन बन जाए और एक एनायन बन जाए, पूरा नेगेटिव चार्ज, उसके ऑपोजिट में पूरा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। यानी अगर 100% आयोनिक आया कोई बॉन्ड, तो उस पे चार्ज कितना होगा? Q इंटू डी निकालना है मेरे को, डायपोल मोमेंट निकालना है। Q तो इतना, अच्छा डी डिस्टेंस जितने भी पिकोमीटर में दे रखा होगा मैं वो भी मान लूंगी, उसके अंदर डिस्टेंस पुट कर दूंगी। तो मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन इतना ही हो सकता है, एज इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट कंप्लीट टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम में से कितने नंबर आए, परसेंटेज आप ऐसे ही निकालते हैं कि मैक्सिमम में से कितने नंबर आए। तो मैक्सिमम क्या हो गया आपके पास? ये। तो अब अगर मेरे को परसेंटेज निकालनी है, तो एक्चुअल डायपोल मोमेंट कितना आया, आपको क्वेश्चन में क्यू और डी देंगे। डिस्टेंस भी दिया जाएगा पिकोमीटर में, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, और आपको इसी तरह से क्यू भी दिया जाएगा जनरली कूलम्स में। तो आप Q इंटू डी को मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन में गिवन होगा। डिवाइड किससे करना है? 100% आयनिक कैरेक्टर। अभी 100% आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? Q की जगह क्या पुट करोगे, और जो भी डिस्टेंस दे रखा होगा, तो डी और डी तो ऐसे ही कट जाएंगे, ये वाला डी और ये वाला डी तो वैसे ही कट जाएगा, राइट। और 100%, खैर जो भी 100% का मतलब है मैक्सिमम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, आप क्या करोगे? इनटू 100, दैट विल बी योर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। डी और डी यहां कट जाएंगे, तो अक्सर आप देखोगे डी दिया ही नहीं जाएगा। क्यों दें डी? आप डी मांगोगे तो भी हम नहीं देंगे, कि फाइनली फॉर्मूले में तो वो कट जाना है। इस तरह से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना इज अगेन डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन। दिस इज स्कूल सिलेबस। अब नोट करो तीसरी एप्लीकेशन, फिर आगे चलते हैं। करिए नोट इसको। ऑनलाइन वाले बच्चों को जहां भी दिक्कत आए प्लीज बता देना, आज काफी बच्चे हैं। हम्म। भाई, अगर तो आयोनिक है तो 100% ही होगा, पूरा ट्रांसफर हो गया तो वो तो 100% ही हो गया। यस, बिल्कुल, यही ट्रिक है इसके अंदर, इसी के आसपास घुमाएंगे। आज बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के टॉपिक्स हैं हमारे पास, भारी भरकम अगली लास्ट क्लास के लिए रखा हुआ है। अच्छा, इसका जब सब्जेक्टिव टेस्ट हम ले रहे हैं मंडे को, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा उसको भी दिमाग में रखिएगा। मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट का भूलना नहीं है सब कुछ, उसको भी दिमाग में रखिएगा। और प्लीज एज सुन एज पॉसिबल अपने स्कूल के सिलेबस का कंफर्म करिए। ज्यादातर के में रिडॉक्स आ रहा है कि थर्मो, पता करिएगा। थर्मो स्कूल वाले करा भी नहीं सकते। थर्मो है, हाँ, बहुत जल्दी अगर करा देंगे। थर्मो सबसे अच्छे चैप्टर्स में से। अच्छा चल, थर्मो दिया है आपके सिलेबस में, और रिडॉक्स भी दिया है, और रिडॉक्स भी दिया है। अच्छा, कितनों के में थर्मो दिया है? ओके, बाकी सबके में रिडॉक्स है। पता ही नहीं, कोई बात नहीं। ज्यादातर स्कूल्स केमिकल बॉन्डिंग तक देते हैं, कुछ थर्मो भी दे देते हैं। हो गया नोट ये? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इधर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने का एक क्वेश्चन, इसके बिना तो कैसे ही पूरा हो। चेक,
क्या आप लोग ये निकाल लोगे या मेरी जरूरत है? चेक. Calculate ionic character in HBr if its dipole moment is already given to you 1.03 dBi and bond length is this. तो कितना डाइपोल मोमेंट है ऑब्जर्व वो आपको दे दिया, और पूरा अगर 100% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया होता तो डाइपोल मोमेंट कितना होता? मैं अगर डी बाई में दिया है तो मेरी मजबूरी होगी, मेरे को डी बाई में ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को चार्ज किस में याद रखना पड़ेगा? ईएसयू में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और डिस्टेंस किस में? सेंटीमीटर में। सीजीएस सिस्टम है ना ये वाला। तो मेरे को 100% आयनिक का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईएसयू याद होना चाहिए। अक्सर क्वेश्चंस में वैसे दिया जाता है, कूलम्स भी दिया जाता है, ये तो ईएसयू है, तो याद हो या ना हो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। बट पहले समझ लेना करा क्या है इसके अंदर। मेरे से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मांगा है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मेरे को निकालने का तो एक ही मेथड आता है ही क्या? सिंपल, जैसे हम मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट एंड मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पूरा भेज दो। एक इलेक्ट्रॉन पूरा भेज दिया तो उसका चार्ज कितना है? डी बाय में यूनिट बोल दी तो सीजीएस वो है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ईएसयू। और बॉन्ड डिस्टेंस मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 1275 एंगस्ट्रॉम। उस 1275 एंगस्ट्रॉम को पहले तो मैंने इंटू 10 की पावर -10 करके किस में कन्वर्ट करना होता है? मीटर में। लेकिन यहां मेरे को किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में है तो इंटू 10 की पावर -10 की जगह क्या कर दूंगी? 10 की पावर -8। तो ये मेरा डिस्टेंस, ये मेरा चार्ज निकाला। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट 100% आयनिक कैरेक्टर अगर होता तो ये आता। इसको नीचे लेके गई मैं, क्योंकि हमें पता है जब डी बाय यूनिट इंट्रोड्यूस हुई थी तो मैंने कहा था इतने हिस्से को क्या नाम दे दिया हमने? डी बाय, क्योंकि 10 की पावर -18 तो हर जगह आना है, तो इसको मैंने नाम दे दिया था डी बाय। सो इट इज 6.12। 1.03 इज गिवन डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। दिस इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये ऑब्जेक्टिव में भी काफी चांसेस होते हैं आने के। अब इसको इत्मीनान से नोट करिए, इसमें बस कोई वैरायटी नहीं है। मतलब मैंने अपनी तरफ से सबसे मुश्किल क्वेश्चन उठा के डाल दिया कि इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हम तुम्हें यूनिट्स में परेशान करें। तो वो जो मैंने आपको वाटर का डाइपोल मोमेंट दिया था ना 81 डिबाई, वो एक्चुअली किसी और यूनिट में था, डिबाई में नहीं था। वो अगर अभी आपसे डिबाई एक्सपेक्टेड है तो आप 1.84 डिबाई याद रखिए। वाटर का 81 किस यूनिट में है किसी और दिन में आपसे जरूर लूंगी, अभी कंफ्यूजन ना हो जाए। तो दैट वाज आल्सो नॉट रॉन्ग बट नॉट राइट टाइम टू टेक दैट। सारे चार्ज दिए होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। कूलम्स वाला तो आई कांट गारंटी, लेकिन ईएसयू का चार्ज दिया होता है। ये कंफ्यूजन। चलिए आगे चलते हैं। है कुछ वृंदा? चलो बाद में आपके स्टूपिड डाउट्स है कोई बात नहीं। आप लोगों को कभी भी लगे आपके डाउट स्टूपिड है तो बिल्कुल स्टूपिड नहीं है, ये मैं आप सबको बता दूं। बहुतों को फायदा हो जाता है अगर आप पूछ लेते हैं। एनीवेज आ गया सबकी कॉपी में। अब डाइपोल मोमेंट को करते हैं साइड में। आई होप मेरी अगली स्लाइड पे मेरा नया टॉपिक होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट हो गया, यस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, और इसका भारी भरकम डिटेल आपके लास्ट चैप्टर्स ऑफ वॉल्यूम 2 ऑफ क्लास 11th में जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो अगर इससे रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब ना दे पाऊं, सिर्फ कुछ के दे पाऊं, तो वो भी इसलिए कि आप लोग जितना डिटेल ग्रैस्प कर सकते हैं आपको उतना ही दिया जा सकता है। रेजोनेंस पे पूरी 2 डीपीपीस आपको वॉल्यूम 2 में मिलेंगी, जो अब इसके बाद आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है रेजोनेंस का। आपने एक चीज देखी, बार बार आप लोगों ने मेरे से ये भी पूछा है इसका ये स्ट्रक्चर कि ये स्ट्रक्चर, आपको कैसे पता चलता है कौन सा स्ट्रक्चर। और एक बेंजीन का मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था कि बेंजीन, अगर आप लोग जितना बेंजीन जानते हो तो बेंजीन कैसा बनना चाहिए था। इफ यू रिमेंबर, मैंने कुछ पता ही नहीं क्या कोशिश करी थी जो मेरे से इतनी इजीली दोबारा होगी कि नहीं। लेट मी ट्राई। 1 2 3 4 5, आई नो ऊपर आएगा, कर दिया है गड़बड़ मैंने। अगर आप बेंजीन को देखें, अभी मैंने बेंजीन के 3 बॉन्ड बनाए, राइट। 6 नहीं बनाया, आपको दिख रहा है अभी मेरा हाथ नहीं चल रहा।
ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ में आप पढ़ चुके हैं छोटा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं बनाती तो फिर ये भी मेरा बॉन्ड छोटा बनता, ठीक है। इस तरह से इसके साथ एक और बनता, ये सिंगल बॉन्ड थोड़ा बड़ा बनता और ये डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा बनता। बेंजीन ऐसा होना चाहिए था, और बिल्कुल सही है। तो बेंजीन इस तरह से आपने ड्रॉ करके दिया। चलो, नॉट ओनली बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड इज लिटिल अर्ली, कार्बोनेट लेती हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। कार्बोनेट आयन, आप सबको लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में ये करवा के आए। जब आप कार्बोनेट आयन की बॉन्ड लेंथ आपसे कही जाएगी, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, पिछली क्लास के टेस्ट में 3 क्वेश्चन गड़बड़ हो गए थे, 2 तो मैंने छुड़वाए और एक में फॉर्मल चार्ज साथ बॉन्ड ऑर्डर आ गया था, वो भी छोड़ना था लॉजिकली। बॉन्ड ऑर्डर अब आएगा रेजोनेंस में। तो अगर आप लोग देखिए, मैंने जो कार्बोनेट के 3 बॉन्ड पूछे, कौन सा बॉन्ड छोटा होगा नमन? यस, डबल बॉन्ड वाला। तो 1 2 3 बोल रही हूँ, कौन सा छोटा होएगा? मतलब बातें थोड़ी करनी है, 1 वाला छोटा होगा और 2 और 3 वाला बड़ा होगा। जो अब तक पढ़ा है इस हिसाब से जवाब आप यही दोगे। ओजोन में कौन से वाला बड़ा, कौन से वाला छोटा? 1 वाला छोटा। ये इस तरह से जितने तुमने स्ट्रक्चर किए, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, तुम ले आओ, जितने तुमने स्ट्रक्चर किए सारे तुमसे पूछूंगी, तुम यही जवाब दोगे। और अभी तक तो हम भी यही जवाब दे रहे थे, ठीक है। अब हम जरा एक्चुअल एक्सरे डिफ्रैक्शन पे गए और बॉन्ड लेंथ नापी। बॉन्ड लेंथ नापी तो 6 बॉन्ड इक्वल। आपने आज तक बेंजीन ऐसे बनाते हो सोचा भी नहीं होगा, पाई बॉन्ड बन रहा, डबल बॉन्ड हमने छोटा नहीं बनाया, स्केल से नाप के सारे बॉन्ड बराबर हैं इसके। क्या ये स्ट्रक्चर गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। जब मुझे पता चला जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, सिमिलरली टू माय सरप्राइज एंड टू योर सरप्राइज, ऑल 3 बॉन्ड्स वर इक्वल। ऐसे कैसे? ऑल 3 बॉन्ड्स वर इक्वल। ओजोन, ये 12th बोर्ड का क्वेश्चन है, ओजोन के बोथ ऑफ द बॉन्ड्स आर इक्वल, कमेंट, उसमें यही सब आना है। तो आपके पास अब ये सवाल आता है, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आप बना रहे थे, आई एम नॉट सेइंग वो गलत थे, सब लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपने सही काउंट किए, आपने हाइब्रिडाइजेशन सही निकाली, आपने वेस्पर सही निकाला, आपने डायपोल मोमेंट सही निकाला। सो नेवर कंसिडर अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आप छीन लोगे हमसे, नो। लेकिन देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉन्ड लेंथ, वो एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं की जा सकी। तो मैं आपको भी जरूरत समझा रही हूं। जैसे कि 3 एग्जांपल, बेंजीन, ऑल 6 बॉन्ड्स कैन नॉट बी सिमिलर, जबकि हर जगह हम सिमिलर बनाते हैं। वैसे बेंजीन बना दो 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली बेंजीन ऐसा है। ओजोन, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम आई, कार्बोनेट, तीनों बॉन्ड लेंथ सेम आई। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे हो सकता है? फिर हमने कहा चलो सोचते हैं एक बार, क्या है सोचते हैं। फिर पूछा कितनी आ रही है बॉन्ड लेंथ, ये बताओ, चलो फिर जुगाड़ ढूंढते हैं। तो देखा ना, तो बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बराबर आई, ना बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बराबर आई। 6 बॉन्ड लेंथ सेम भी हैं, लेकिन ना सिंगल बॉन्ड जितनी लंबी है, ना डबल बॉन्ड जितनी छोटी है, और 6 हैं भी सेम, इसके बीच की हैं। सेम ओजोन में हुआ, एक बॉन्ड डबल एक बॉन्ड सिंगल नहीं, दोनों बॉन्ड बराबर और दोनों सिंगल और डबल के बीच की लंबाई। इसमें भी यही, मैं फॉस्फेट सल्फेट नाइट्रेट सारे बना दूं, सब में ऐसा कुछ मिला, तो हमारा दिमाग खराब हुआ कि कुछ तो और है जो हम मिस कर रहे हैं। तो अब आपको इस साल इस चैप्टर में सिर्फ ये बताया जा रहा है रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, ये रेजोनेंस नाम का फिनोमिना जरूरत क्यों पड़ी। करीबन आगे आने वाले 20-25 मिनट कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, फ्लो खराब होगा, उसके बाद एनीथिंग आई विल बी रेडी टू गिव यू आंसर। ठंड लग रही है, उन्हीं को बोल दो मैम क्या करेंगी, पंखा बंद कर दो। हाय हाय मेरे को गर्मी लग रही है, तुम सब बंद कराई जाओ। बटन से बंद होता है वैसे हमारे यहाँ। थैंक यू। क्लियर? ये लड़कियों, अब तुम स्वेटशर्ट पहन के आया करो अगर तुम लोगों को अब मौसम ऐसा है। मेरे को गर्मी लग रही है खड़े खड़े, ये हीट बहुत गिरता है। चलिए एनीवेज, why bond lengths came out to be same even if bond multiplicity is different?
बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? रिमेंबर चैप्टर के शुरू में कराया था। सिंगल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी 1, डबल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी 2, ट्रिपल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी 3। तो अगर मेरे को यहां पर एक ही सवाल का जवाब देने के लिए रेजोनेंस आया, ऐसे कुछ सवाल जो एक स्ट्रक्चर से आंसर नहीं आ रहे थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने कहा बेंजीन ऐसा होगा, ओजोन ऐसा होगा, कार्बोनेट ऐसा होगा, एंड सो ऑन, देन आंसर दिस। This question was not answered by single lowest dot structure. That's why we need to introduce another hypothesis that is called as resonance. तो अब resonance क्या है उसे समझते फिर लिखेंगे। Resonance एक ऐसा phenomena है which is actually introduced to answer certain properties of a molecules which cannot be otherwise explained by one Lewis dot structure. एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कुछ प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरे को रेजोनेंस नाम की चिड़िया लानी पड़ी। अब ये रेजोनेंस चिड़िया है क्या वो भी बात करते हैं, बट आप लोग रेजोनेंस की बारे में इतना लिख लीजिए। ये तो चलो मैंने वैसे ही लिखा, ये कोई लिखने लायक चीज है तो आपको इंट्रोड्यूस करना है। मैंने आपसे कोई पूछे रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज रेजोनेंस एंड व्हाट वाज इट्स नीड, तो रेजोनेंस की नीड और रेजोनेंस अगले स्लाइड पे आ रहा है। बहुत व्हाट इज रेजोनेंस? आप लोगों ने एक बात देखी पाई बॉन्ड के बारे में, छोड़ देना पेन, अब समझेंगे फिर आराम से नोट करेंगे। रेजोनेंस पढ़ूं मैं उससे पहले पाई और सिग्मा का एक डिफरेंस मुझे चाहिए बस। ये सबसे ऐसा वाला दिया जो हम मतलब सबसे मुश्किल मानते हैं, कोई और दो। एब्सोल्युटली पहला डिफरेंस अगर लॉजिकली देना चाहिए तो क्या देना चाहिए? हेड ऑन ओवरलैप। ये भी एक सिस्टमैटिक तरीका धीरे धीरे आपके पास आएगा। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब इन न्यूक्लियर, हेड ऑन तो मेरा दिया वर्ड है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप होता है तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेटरल ओवरलैप होता है तब पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है। अब मेरे को वो डिफरेंस मिल गया जो चाहिए था, वीक और स्ट्रांग। पाई बॉन्ड इतना कमजोर होता है, और शायद आपने पिछले 1-1.5 मिनट में मेरे मुंह से एक बात और सुनी हो, पाई अकेला तो बनता ही नहीं, सिग्मा के सिर पे बनता है, और पाई बहुत वीक होता है। वीक बॉन्ड का मतलब क्या है? वीक बॉन्ड का मतलब है कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है तो जब मना है घूमने चल पड़ता है अपने एटम्स को छोड़ के, क्योंकि उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग नहीं रहा। इस सारी बात के लिए एक शब्द में बोलूंगी, पाई बॉन्ड इज लेबाइल। मोबाइल नहीं बोल सकती मैं पाई बॉन्ड को, लेबाइल, रेडी टू मूव, इजी टू मूव, ठीक है, निकल पड़ता है क्योंकि कमजोर है, और उसकी वजह से कोई ज्योमेट्री पे तो असर पड़ नहीं रहा। मॉलिक्यूल तो इंटैक्ट है, ज्योमेट्री टूट नहीं रही, उसकी वजह से पाई बॉन्ड का दिल करता है चल पड़ता है, कमजोर सा है कहीं भी चला जाता है। अगर रेजोनेंस को मेरे को अब डिफाइन करना है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स, नॉट सिग्मा, स्पेशली लिखा है नॉट सिग्मा, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड चलना शुरू कर देगा, पैर लग गए उसके अब, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि कल को मेरे से कोई सवाल पूछ ले तुम में से, रेजोनेंस हो ही क्यों रहा है, सबसे बढ़िया हमारे पास जवाब क्या है? टू अटेन स्टेबिलिटी, हम भी बचते हैं उसमें। तो आगे जब आप वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे तब आपको इसके सबूत मिलेंगे कि वाकई में इसकी वजह से इतनी तगड़ी स्टेबिलिटी आई, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। अभी तो इसको लेके ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगी मैं, बट थोड़ा सा आइडिया दूंगी। इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स, नॉट सिग्मा, एंड इट इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन अ मॉलिक्यूल, ऐसा देखा गया। तो पहले तो भाई ये लिखना लिखाना डेफिनेशन बहुत होगी, दिखाओ तो सही क्या होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस, आप सोचिए, आपने इसको फ्रीज करने की कोशिश करी, हाइपोथेटिकली सोचो, आपने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के लिए क्या किया? इस ओ को आपने येलो बनाया, इस ओ को व्हाइट बनाया, और बीच वाले ओ को आपने रेड। आपके पास कलर नहीं, आप 1 2 3 करोगे, जैसे फॉर्मल चार्ज निकालने में मैंने किया था। 3 ओ है, फिक्स कर दिए। इसी के में डबल बॉन्ड क्यों बना? डबल बॉन्ड यहां भी तो बन सकता था। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के दौरान ये हल्की सी बात हुई थी, मैंने ज्यादा एंटरटेन की नहीं थी क्योंकि मुझे पता था आगे आनी है। तो अगर मैं आपको कहूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, आधी क्लास ये बनाएगी तो आधी क्लास ये बनाएगी। आई होप सबको पता है सिंगल बॉन्ड यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब बनाने का टाइम चला गया, आप कहोगे मेरा सही कि मेरा सही, हम दोनों को नंबर देंगे, और अब हम दोनों को 0 देंगे, क्योंकि तुम्हारे इससे और तुम्हारे इससे बॉन्ड लेंथ थोड़ी ना मेरे को सही मिल रही है। घर बैठो, नंबर काटूंगी अब मैं।
भाई आपके पास डेटा तो सही नहीं आया ना, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपकी मजबूरी, आप और क्या दोगे, आपको भी ये देना पड़ेगा, मैं बनाते वक्त आपको पता होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर जैसा कुछ और है। क्वेश्चन में मेरे से लुईस डॉट पूछा तो मेरे को बनाना पड़ रहा है, तो तुम लोग ऊपर लिखोगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपनी आत्मा की शांति के लिए। क्यों? तुम्हें पता है कि इसमें गलती है, फिर भी तुम बना रहे हो, इसीलिए क्योंकि ये लुईस है, इसीलिए मेरे को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ होगा, ये पाई बॉन्ड कभी इधर कभी इधर, ये तो दोनों साइड घूम रहा है, समटाइम इट इज फाउंड हेयर। अब आपको मैंने क्या कहा, आप इमेजिन करिए आपने इसको फ्रीज कर दिया है, फ्रीज करने में मैंने रेड और येलो ऑक्सीजन आपके सामने करे, 50% ऑफ द टाइम इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, 2, डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, 50% टाइम इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसी बॉन्ड का 1, तो आधा टाइम ओजोन ऐसे, आधा टाइम ओजोन ऐसे। तो ओवरऑल मैं ओजोन को कैसे शो करूं, मैं एक बॉटल में ओजोन ले आई, राइट, मेरे पास एक बॉटल में ओजोन के 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अपने पाई बॉन्ड को यूं 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 घुमाई जा रहे हैं। इसकी वजह से भाई कोई मेरे को एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाए, अब हाइब्रिड वर्ड तो आपको पता ही है, इन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर बनाना हुआ तो कैसे बनाते हैं, ये सब रूल्स आएंगे, रेजोनेंस के 8 रूल्स हैं, इस चैप्टर में नहीं, आगे आएंगे। जो चीज अपनी जगह टिकी हुई है उसको तो सॉलिड लाइन में बनाओ। परीक्षित सो तो नहीं रहे, जब कभी आप यूं हाथ दे दो ना, पूरा वजन, पहली पहली स्टेज वही है सोने की, ठीक है, तो इसको हाथ मत दो। सॉलिड लाइन से वो बनाते हैं जो हिलता नहीं, और जो अपनी जगह बार बार बदल रहा है उसको डॉटेड, कभी यहां है कभी यहां है। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, अब ये बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगी, 1 2 के 1.5, डेड बॉन्ड, यहीं से आया डेड बॉन्ड, इसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब आप सोचो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, सिंपली मल्टीप्लिसिटी। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल रही हूं, फिर से रेड और येलो ऑक्सीजन को देखना, सिर्फ total number of bonds formed in both possibilities between red and yellow oxygen is, सारा total number of bonds red और yellow oxygen में कितने बन रहे हैं मिला के फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में, रेड और येलो ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड, 2, और यहां कितने बॉन्ड, 1, कुल मिला के टोटल बॉन्ड्स इन दोनों के बीच कितने बने बच्चों, 3, स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 2, 3/2 इज व्हाट, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ये मेरे से लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में टेस्ट में चला गया था, बॉन्ड ऑर्डर था तो कुछ भी नहीं, बट पढ़ाया नहीं था। तो बॉन्ड ऑर्डर डेड, अब आपको पता चला दोनों बॉन्ड्स ओजोन में डेड डेड हैं, इक्वल तो आने ही थे, हम सोच भी कैसे सकते थे। अब सोचो एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो मेरे पास बॉन्ड लेंथ आई वो दोनों सेम आ गई, हमारी तो मीटिंग लग गई साइंटिस्ट की बैठ के, अब क्या करें, एक तरफ हम बता रहे हैं डबल सिंगल, एक तरफ है दोनों बॉन्ड बराबर, फिर आया बेंजीन, फिर कार्बोनेट, फिर फॉस्फेट, फिर सल्फेट, इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, ऑलमोस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स जिनमें पाई बॉन्ड था। क्या करें, सारी थ्योरीज को गलत कर दें जो कि मैच करती है करेक्ट ज्योमेट्री से, वो तो नहीं गलत कर सकते। इसका मतलब कुछ तो पाई बॉन्ड ऐसा कर रहा है, जो सिग्मा वालों में ये ट्रबल नहीं आई, ये ट्रबल आई सिर्फ पाई बॉन्ड वालों में, कुछ तो पाई बॉन्ड ऐसे कर रहा है, मींस इट इज लेबाइल, ये मूव कर जाता है, ये चलने लग जाता है और अपनी जगह बदलता गया। दैट इज वाई इस स्ट्रक्चर को अब मैं क्या बोलूंगी, एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इतना लिखिए पहले, फिर बेंजीन और इन सब के बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, उसके बाद आपके सवाल लूंगी। है कुछ नहीं, पाई बॉन्ड को घुमाना है बस, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड के चक्कर में बहुत कुछ घुमाएंगे हम, बट अभी सिर्फ पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है रेजोनेंस। तो कहीं कुछ रेजोनेंस का डिटेल आप पढ़ लें तो अपने आप को रोक लीजिएगा, सस्पेंस खराब मत कीजिएगा, सही टाइम पे कराएंगे। दोनों पॉपुलर नाम है, ज्यादातर आपको कैनोनिकल मिलेगा, ये हर, और एरो, एरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पूरी ऑर्गेनिक में, 3 तरह के एरो पढ़ेंगे हम। इस एरो का मतलब है दोनों एक दूसरे के बीच जो शगुन कर रही है, ऑसिलेट होते रह रहे हैं, ठीक है, साथ साथ नाचना शुरू कर दिया बच्चे ने।
तो एक चैप्टर आएगा हमारा इस एरो पे, इक्विलिब्रियम, चैप्टर का नाम ही यही है, ठीक है। और ये जब जीओसी आएगी उसमें 3 एरो आएंगे, दिस, दिस एंड दिस। इस पे पूरे पूरे टॉपिक्स हैं आपके, तो एरो में आप कोई गलती मत करिएगा। ट्रिपल लाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इन दोनों के बीच का बराबर। तो ओजोन बन गया आपके पास, सबके पास बॉन्ड ऑर्डर। अगर अब मैं ओजोन के दोनों बॉन्ड्स का पूछूं तो आप डेट डेट बता लेंगे दोनों का, 1.5 1.5। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर लिखा ये तो सिर्फ लेबलिंग और कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल नाउ बिटवीन 1 and 2, अंडरस्टूड। तो एक सवाल आपके पास सब्जेक्टिव टेस्ट में ये भी बनता है, व्हाई ओजोन हैज बोथ द बॉन्ड्स इक्वल इन लेंथ ऑल्दो वन मल्टीप्लिसिटी इज 2 and one multiplicity is 1। कर लेंगे एक्सप्लेन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा के, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। सिंस दोनों बॉन्ड 1.5 ऑर्डर के हैं इसलिए दोनों की लेंथ बराबर है। चल पाएंगे आगे हम। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला एक बचकाना सा मैंने लिख दिया है, किसी को लगे कि जरूरत है आपके 3/2 से हमें कुछ नहीं समझ आया तो लिख सकते हैं। कुछ होते हैं सिंसियर सिस्टमैटिक बच्चे, उनको चाहिए होता है, जो मेरे जैसे नहीं होते। मैं हवा में, मेरे तो बड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ लोगों को ये 1.5 2.5 पता नहीं होता और मैं बोल जाती हूँ। तो मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके इंग्लिश बोलूं, बट प्लीज इसको कर लीजिए फॉर्मूले को अगर किसी को चाहिए। अब अगला आप लोग ड्रॉ करो कार्बोनेट। अब मैं नेगेटिव चार्ज का क्या करूं, तो बेटर इज दिस, जिन 2 ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड नहीं है उन पे आएगा नेगेटिव। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऐसे टॉप राइट पे बना दिया जाता है। आई नीड बॉन्ड ऑर्डर, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए मेरे को, मतलब सेम ही आएगा दिख रहा है मुझे बट स्टिल बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1.3। तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी एक को फ्रीज कर दीजिए, यानी मेरे को बॉन्ड CO बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, ये वाला जिसको मैंने रेड से 1 किया है, मेरे को ये वाले बॉन्ड का ऑर्डर चाहिए। दिख तो 2 रहा है बट एक्चुअली 2 है कि नहीं, उसके लिए एक फॉर्म में यहां डबल बॉन्ड आया, एक फॉर्म में यहां सिंगल बॉन्ड आया, अगेन एक और फॉर्म में यहां सिंगल बॉन्ड आया, कुल मिला के कितने बॉन्ड आए बच्चों, 4। और फॉर्म्स कितनी बनी, 3, हाइब्रिड को मत गिनना। 4/3 कितना होगा, तो अब आपके पास 1.33 बॉन्ड भी आ गया। क्या याद रखोगे, देखो 1 2 3 बॉन्ड सुन के आए थे आप, अब आपके पास 1.33 बॉन्ड भी आ गया। दिस इज माय बॉन्ड ऑर्डर। और ये जो मैंने बनाया ओवरऑल इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बन गया बच्चों के पास। अभी कोई इशू, हरगुन क्लियर हो रहा है, अथर्व, सिया क्लियर? चल यस अब मैम। ये सारे एग्जाम्पल मैंने वो लिए हैं जो डायरेक्टली स्कूल पेपर्स में पॉपुलर हैं, और ऑब्जेक्टिव में इस पे क्या ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो मैंने बना रखा है यहाँ पे, आपसे डिस्कस करूंगी। क्या मेरी क्लास अपने आप नाइट्रेट बना सकती है मेरे बिना? डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, परीक्षित बन जाएगा, प्रांशी बन जाएगा बच्चे? यस मैम। अब इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ, वेरी मच एक्सपेक्टेड। 3 कैनोनिकल फॉर्म बन गई होंगी इसकी, एक बार पाई बॉन्ड यहां, एक बार पाई बॉन्ड यहां, और एक बार पाई बॉन्ड यहां। एरो तो मैंने सिर्फ इसलिए बना दिया यहां पे कि अगर किसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर में थोड़ी भी स्ट्रगल हो रही है तो वो इसको पकड़ ले। इसका मैं सीधे अगर हाइब्रिड बनाना चाहूं और बाकी का कष्ट आप लोग करें, बाकी का कष्ट माने जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए प्लस बॉन्ड ऑर्डर चाहिए मेरे को 1.6। अच्छा चलो एक सेकंड मैं भी बना लेती हूँ। कुछ आवाज ऐसी आई है मेरे को कि लोग एग्री नहीं करना चाह रहे, तो लेट अस ट्राई। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या जो मैंने मिस किया हो? यही 3 बनेंगे। तो अब आप सोचिए, मैं इस बॉन्ड को कर दूं, हाउ मेनी बॉन्ड्स, 4, और हाउ मेनी फॉर्म्स, एवरी 1.6 आया था कहीं से, तो ये वही सेम हो गया 1.33। तभी मुझे लगा कि 1.6 दे रहे, तो मुझे मेरे से मेहनत ऐਵੇਂ ही करवा दी तुमने, इरादा नहीं था मेरा बनाने का। नाइट्रेट हो जाएगा। अब लास्ट क्लास के टेस्ट पेपर में चला गया था फॉस्फेट, चेक मैंने बना दी, मेरे को पता था मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी,
मैंने बना दी, तुम बिना देखे मेरा बिना देखे अपनी कॉपी में बनाओ और बॉन्ड ऑर्डर दो पीओ बॉन्ड का। आई एम वेट। ये जुगाड़ के फॉर्मूले में निकाल सकते हो बिल्कुल, जो हमने दिया है वो भी तो जुगाड़ ही है, लेकिन वो सिर्फ इनमें। द मोमेंट हम थोड़े अच्छे में आए वहां मुसीबत होगी, लेकिन यहां पर आप निकाल सकते हो। इस चैप्टर के लिए यू आर फ्री टू डू। अपने आप वो ट्रिक बिल्कुल सही बोली, लेकिन मेरे को जाना है वॉल्यूम 2 तक रेजोनेंस में, वहां सिर्फ ये फॉर्मूला चल पाएगा। वैसे जो तुमने किया बिल्कुल ठीक किया, ये हर साल आता है मेरे पास कि इसको ऐसे कर दो तो भी तो आ रहा है। यस ठीक है, बट सम टाइम यू कैन गेट ट्रैप्ड, तो हम एक यूनिवर्सल फॉर्मूला रख लेते हैं कि तुम भूल जाओ जो तुमने उस वक्त सोचा था तो हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हर साल आता है। आ गया? हाँ जी, आंसर आ गया सबके पास? बना तो मैंने दिया, अब वो डिवाइड तो आप कर ही लेंगे आई होप। क्लियर सबको? योशिता क्लियर? दक्ष क्लियर? चलिए अब थोड़े से खराब केसेस पे चलते हैं। ये भी एनसीईआरटी का है। ये आपको एनसीईआरटी के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पिंक बॉक्स पूरा आधा पेज घेर रखा है। इस पिंक बॉक्स ने कार्बन डाइऑक्साइड, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक आपने देखा सिर्फ एक पाई बॉन्ड घुमा रही थी मैं, जहां 2 3 और जैसे अब जीओसी में जाएंगे पता नहीं कितने पाई बॉन्ड घुमाते रहेंगे हम। मेरे 2 लेक्चर लगते हैं रेजोनेंस पे पूरे पूरे। तो अब जितना केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी अलाउ करती है या आपका दिमाग अलाउ करता है उतनी रेजोनेंस लूंगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ हो सकता है। क्यों भाई? दोनों के पास पाई बॉन्ड है, दोनों के पास सिंगल सिग्मा बॉन्ड है। अभी भी पाई बॉन्ड इतना लेबाइल है, मूव कर सकता है, करना चाहता है। तो एक बार इधर देख लेना एवरीवन, ये आपको डॉट समेत मैंने दिखा दिया। जब भी आप कोई डीप केमिस्ट्री के मीम्स भी देख लें, फॉर्मूलाज देख लें, किसी सीनियर के नोट्स देख लें, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ एरोज। बहुत एरोज मिलते हैं। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एरो। इस एरो का क्या मतलब है? ये पाई बॉन्ड को लगा मैं इसके पास आ जाऊं, शायद यहाँ कुछ ज्यादा अच्छा है, ग्रास इज ग्रीनर एट अदर्स एंड। आ गया उछल के, आदत है पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड जब उछल के इधर आया तो आप कहोगे इधर क्यों? ये वाला भी आ सकता है, दोनों 1 बाय 1 कर लेते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड उछल के इधर आया तो क्या होगा? अब आप अभी समझना, अभी ड्रॉ करने की जल्दी मत करना, ठीक है? ये पाई बॉन्ड आया इधर। अब जब ये पाई बॉन्ड पूरा टूट के इधर आ गया, इस कार्बन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। इसके 4 बॉन्ड पहले थे, 4 बॉन्ड अब है, इससे क्या फर्क पड़ रहा? तुम घूम लो जहां घूमना है तुमको। इस ऑक्सीजन का क्या हाल हुआ? इसका बॉन्ड ले गए एक, इस बॉन्ड में इसका भी तो इन्वेस्टमेंट था, तो इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तुम छीन लिया इसका बॉन्ड तुमने। और इस ऑक्सीजन पे क्या हुआ भाई? उसके पहले से उसके पास सब पड़ा था, तुम उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ले आए, तो उस पे इस एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से क्या चार्ज आएगा? ये हुई एक रेजोनेंस। पाई बॉन्ड है तो घूमे बिना नहीं मानेगा। तो फिर हमारी बात आती है यही क्यों हुआ? फिर तो ये भी हो सकता था। यस, तीसरी फॉर्म मैंने यही बनाई है। कैनोनिकल फॉर्म अगर आप देखें तो मैंने 3 बनाई है, 1 2 3। भाई मेरे को क्या जरूरत पड़ी थी यहां रेजोनेंस लाने की? जब मैंने इसकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड के बराबर नहीं आई। उसमें ट्रिपल बॉन्ड का भी इफेक्ट देखा गया, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी एक्सपेक्टेड से छोटी थी। आप लोग मुझे इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर को बनाने के बाद बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तब आपको मैं नीट में आया क्वेश्चन बताती हूँ। रीसेंट बॉन्ड ऑर्डर बताओ, पहले ड्रॉ करो फिर बॉन्ड ऑर्डर बताना। 2 बना लें एक बार। बिल्कुल सही, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। क्यों मैंने ये रेजोनेंस फॉर्म्स बनवा दी? दे डू एग्जिस्ट, होती हैं। इसका एक्चुअल क्यों बनवा दी विल बी एबल टू टेल यू लेटर ऑन इन दिस ईयर ओनली। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आज के बाद ऐसे मत बनाना। आज के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे? ऐसे, बट रेजोनेंस के टॉपिक के अंदर। अदरवाइज कोई लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूछे, चुपचाप यही बनाना जब तक बनाते थे। एक साइड ट्रिपल, एक साइड सिंगल, तो 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। एक तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पॉसिबल। उसमें अगर मैं ये चारों दे दूं, ऑल आर पॉसिबल।
कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि एग्जिस्ट तो चारों ही करते हैं। ये तो हाइब्रिड है, ठीक है। एक कैटेगरी तो ये हो गई, और एक बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड लगाना है, वो मेरी आगे स्लाइड्स में मिलेगा आपको। पहले CO2 बना लीजिए सभी लोग। चेक एंड लेट्स फिनिश दिस टॉपिक। फिर इसकी अच्छे वाले एक दो क्वेश्चंस दिखाने, मतलब टॉपिक का इंट्रोडक्शन खत्म, अब आपकी प्रैक्टिस इसके बाद शुरू कराऊंगी आपसे। क्वेश्चन अब मैं पूछने लायक हूं। सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर जिस तरह बता रही है उसको रेजोनेंस आ गई। रेजोनेंस के बिना तुम बॉन्ड ऑर्डर बता कैसे सकते हो? चाहे ड्रॉ मत करो, सोच लो। किसने कहा ड्रॉ करने को? आपसे अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, डोंट ड्रॉ, सिंपल बॉन्ड ऑर्डर दीजिए, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएंगे। आपने देखा लास्ट टेस्ट में गया था क्वेश्चन, फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर दोनों बताओ पीओ बॉन्ड का। तो किसने देखना है आपने रेजोनेंस बनाया कि नहीं? करना हर गुण कोशिश बच्चे, आंसर देने की, अविरल आंसर देने की कोशिश करो। आर्यन, टॉपिक खराब कर लोगे जी। जिस तरह से स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आप इस स्ट्रक्चर को चेंज मत करिए प्लीज, और सिंपल वे में रेजोनेंस पकड़िए। आ जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर सबके पास 7/4 और 6/4, राइट। बस मेरे को यहां से भी एक चीज लेके सीधे ढंग के क्वेश्चंस पे शिफ्ट होना है। अब जो जेई नीट में अच्छा क्वेश्चन आता है यहां से, हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। ऑफ कोर्स बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड छोटा होगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर को सोचो और किसी और के साथ कंपैरिजन में लगाओ, तो अब जरा कॉपियों से ध्यान हटाना, तुम्हारा दिमाग खोलना है फिर से। मुझे आप बताइए बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड मैं पूछ रही हूं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इन कार्बोनेट एंड इन कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें बड़ा किसमें छोटा? कार्बन डाइऑक्साइड में 2 और कार्बोनेट में कितना? 1.3। ये ऑर्डर लगाने आएंगे आपको। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्बोनेट का CO बॉन्ड छोटा क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड के CO बॉन्ड से, और वो भी डायग्राम दिखा के। दिस इस तरह से, और यहां पर बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। 1 and 2 आर इक्वल इन लेंथ, 1 इज बड़ा 2 इज छोटा, 2 इज बड़ा 1 इज छोटा, और चौथा डेटा गिवन इज इनसफिशिएंट। तो आप लोग देखिए, दोनों डबल बॉन्ड दिखा के आपसे बॉन्ड लेंथ की ट्रेंड पूछेंगे। चैप्टर शुरू में मैं पूछ भी नहीं सकती थी, तुम लोगों ने लगा देना था मेरे को चिल्ला चिल्ला के कि क्या क्या पूछ रहे हो, दोनों बराबर हैं। तब मैं पागल लगती, बोलती नहीं है बराबर। अब तुम पागल लोगोगे बोलते कि ये बराबर नहीं है, ये 2 है, ये 1.33 है। तो सेम बॉन्ड, दिखने में भी सेम, लेकिन उसका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट आया। ये रेवलेशंस थे एक्सरे डिफ्रैक्शन के, जिससे दिमाग ठनका सारे साइंटिस्ट का कि एक जगह पर C डबल बॉन्ड O जो है वो 1.33 बॉन्ड ऑर्डर दे रहा है, एक जगह पे C डबल बॉन्ड O2 ऑर्डर दे रहा है। हो कैसे सकता है ये? C और O के बीच में बन तो 2 ही बॉन्ड रहे हैं। That's why this resonance is introduced. Till date it is used to explain bond lengths anomalies or certain exceptions, not exactly exceptions but these kind of cases. Clear सबको? ये higher the bond order shorter is the bond length हो गया। अब मैं bond length वगैरह वगैरह पे questions check, ये है आपके स्कूल पेपर का क्वेश्चन, और ये जेई नीट में काफी बार आ चुका है, काफी बार आ चुका है, कोई एक बार नहीं। 4 में से एक स्टेटमेंट होती है, बहुत ही गंदे क्वेश्चन होते हैं वो, जिसमें एक नेगेटिविटी का ट्रेंड दे रखा होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड, एक बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड, और एक चौथा अगले वॉल्यूम से एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड। 4 ट्रेंड एक साथ देके पूछ लेते हैं विच इज नॉट करेक्टली मेंशन्ड, तो उसमें 3-4 चैप्टर उड़ा लेते हैं। अब मेरे को कंपेयर बॉन्ड लेंथ किसकी? बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकाल के आए हम अभी? 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी तुम लोगों ने निकाल ही लिया, 1.33। इसका बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड, पहली बार ला रही हूं क्लास में, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खराब स्ट्रक्चर है, इसीलिए अभी तक लाई नहीं थी। देखना कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने कैसे बनाया, एग्रीड और नॉट। मैं अभी बना के दिखाऊंगी ऑल दो, बट एक बार दिखाना चाह रही हूं। अगर मेरे को कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर समझ में आएगा तभी मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगी। तो पहले तो मेरी क्लास जरा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर मेरे साथ समझे। कार्बन के वैलेंस शेल में
थोड़ा स्पेशल है इसलिए ऐसे दिखा रही हूं। चेक करिएगा, मुझे बताइएगा। कार्बन के वैलेंस शेल में मैंने बना दिया 2s2 2p2 एवरीवन, यही है कार्बन। अब इसके पास आया एक ऑक्सीजन, एक, उसने कितने बॉन्ड बनाए? 2। तो इसको एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार आप देख रहे हो, आपको याद होगा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जिस दिन कराया था, साथ में इमीडिएटली आपसे CS2 पूछ लिया था, उसमें भी एक्साइट हो रहा था, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन तो एक ही बात है। और मैंने कहा था ये याद रखना, कभी कभार ऐसा भी मिलेगा होते हुए भी स्कोप आप एक्साइट नहीं करवाओगे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, आई वॉज थिंकिंग अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां क्या होगा? ये 2 सिग्मा बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, एक सिग्मा, एक पाई, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी सौरिश? किधर हो? यहां मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल केस ले रही हूं ये सोच के कि ये आएगा। समीर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? और सोच लो, फिर सोचो ना मेरा बेटा। सोच तो लिया बट गलत सोच लिया। पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp। sp माने लीनियर, तभी लीनियर बना रखा है मैंने, ठीक है। अब ये लीनियर बन तो गई, बट इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ है। अभी इसके पास एक स्पेस है, चाहे तो बॉन्ड बन सकता है। और स्टेबिलिटी के लिए हर कोई भाग रहा है, बॉन्ड बनना मतलब स्टेबिलिटी। इसको दिख रहा है मेरा ऑर्बिटल खाली पड़ा है, आजू बाजू देख लेता हूं। आजू बाजू कार्बन ने देखा तो उसको ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिखाई दिए 2। उसने कहा एक दे दो, इसने एक लोन पेयर दिया, और ये उधार वाला लोन पेयर, किसी से लिया हुआ लोन पेयर, हो गया ऑक्टेट पूरा। इस वजह से यहां पर पहली बार आप डॉट देख रहे हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन के पास अपना खुद का कमाया हुआ एक लोन पेयर है। ये किसको ढूंढ रहे हैं? ये क्या है इतनी देर से? मेरे तो कान गए, मतलब आई डोंट नो। अब तक तो पकड़ बंदा मार मूर के भाग लिया होगा। ये एम्बुलेंस का तो लग नहीं रहा मेरे को। किसको ढूंढ रहे हैं गॉड नोस। चलिए, समझ आया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाइए, मैं देख के आती हूँ। मेरे को ये आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। बनाइए कार्बन मोनोऑक्साइड। ओहो, क्या किया जा, पंखा तोड़ा तो नहीं जा रहा? अच्छा, ओके। आवाज हुआ है, हिंदी नहीं हो रहा। बच्चों हंसना हुसना बाद में, पहले पढ़ाई कर लो। ये जो पंखा, ये जो तुम जिससे बोर्ड पे करवा रही हो ना, इससे अब हमें अगली क्लास फीस मंगवानी। हमारे पेन भी यूज कर रहे हैं और बोर्ड भी। बेटा घर वालों को बोल देना फीस चाहिए। हाँ, उनको कहना फीस चाहिए अब, ठीक है। बंद हो गया ना? नहीं, ओ नो। मैं सोचा मेरे डर के मारे बंद कर दें। चल, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लियर हो गया सबको। बच्चों, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर काफी पॉपुलर है पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स में। कार्बन के सारे डाइपोल मोमेंट वाले केसेस और बॉन्ड लेंथ वाले केसेस, डी केसेस जो गलती वाले होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें क्लियर हो गया, और अब बॉन्ड ऑर्डर भी दिख ही रहा है, इसके तो क्या ही रेजोनेंस बनाऊं। तो अब आप बच्चे मेरे को इसका ट्रेंड लगा के दे सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर्स का। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका है 3, इसका है 1.33। तो ऑर्डर लग जाएगा सबसे। गुड, कर दूं इसको ऊपर? देखना, ये नोट करना क्या आपको समझ आता है। सम इंपॉर्टेंट नोट अबाउट रेजोनेंस। फिर गलती कराऊंगी। देखो क्या लिखा है मैंने यहां नोट में, लिखा है एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन से हैं? सारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही है सेकंड पीरियड। पहला पीरियड तो हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड पीरियड स्टार्ट तो लिथियम से होता है, और हमें पता है अच्छे कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हम पढ़ रहे हैं वो कार्बन से बनने शुरू हुए। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में खास बात, ये कभी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करते। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्पेशल केस, प्लीज उसको मत लेके आना। ऑक्टेट एक्सपैंड करने का मतलब क्या? ये कभी सुपर ऑक्टेट नहीं बना सकते।
दे कैन नेवर फॉर्म सुपर ऑक्टेट। तुमने जब ट्रिपल बॉन्ड बनाया था तो मुझे यही बात थी, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जब तुमने ट्रिपल बॉन्ड था तो यही बात मेरे को वहां लानी थी। आप ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड हमसे बात किए बिना नहीं बनाएंगे। इट्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड जहां कुछ हमारी मजबूरी रही होगी वो आपके सामने ला दी जाएगी। एक ही गलती होगी आपसे, केमिकल बॉन्डिंग के रेजोनेंस में। ऑर्गेनिक के रेजोनेंस की बात मैं नहीं कर रही, सिर्फ एक इसी गलती की वजह से मेरे को ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करूंगी तो पहला लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पार्ट ऑफ कार्बन लेना पड़ता है। बॉन्ड बॉन्ड लेंस की गलतियां, ये वाली गलतियां। अब क्या मतलब है इसका, नोट करें फिर मैं समझाती हूँ। पहले अच्छे से नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सुथरा नोट होना जरूरी है। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड नेवर एक्सपैंड देयर ऑक्टेट एंड दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड पीरियड वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। अभी तक मैं नहीं ला पा रही थी इन चीजों को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी यही वाले बनाते हैं। आप कभी नहीं देखोगे सल्फर फास्फोरस के कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप लोगों ने बनाए हैं लेकिन मैंने कहा है कि सही टाइम पे आपको बताएंगे भाई बनता है कि नहीं बनता। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफेक्टिवली बना पाते हैं। नोट करिए फिर आगे चलते हैं, समझाते हैं इसको। जो भी है अभी बिना समझे बस नोट करो, मैं अपने आप बताऊंगी क्या बना रखा है मैंने। अभी तेज के दिमाग में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से उसकी हंसी नहीं रुक रही, बताना मत हमको। कार्बन 4 ही बनाता है, वो 4 बॉन्ड एक ही जगह, स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन, ये नहीं बनता। स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स दो कार्बन के दो एटम्स के बीच रुक ही नहीं सकते, बहुत रिपेल हो जाता है, पॉसिबल ही नहीं है। ये जितने भी नोट हैं वो लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बाई चांस बाकी नीचे दोबारा बना रखा है, दोबारा बनाने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्पल में यही मैं ला रही हूं। अगर हमारे इन नोट या मर्जी के खिलाफ कोई बॉन्ड बन रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में बन ही रहा है, ठीक है, ऑक्टेट एक्सपेंड करा ही रहे हैं, वो नेचर में फेवर्ड नहीं होगा इतना जितने बाकी फेवर्ड है। इसी पार्ट को हमें जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके जाना है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूं, आप लोगों ने उम्मीदें नोट कर लिया। अब आप एक चीज सोचिए, मैंने ऊपर लिखा सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, इस बात का मतलब क्या है। मैं पहले आपको इस बात का मतलब समझाती हूं। सेकंड पीरियड का एलिमेंट मैंने लिया बच्चों नाइट्रोजन, उसी के नीचे थर्ड पीरियड का है फास्फोरस। नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली फास्फोरस के पास भी क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सब कुछ सेम है, क्यों नहीं भाई। तो मैं फास्फोरस के बारे में अगर आपसे बात करूं तो फास्फोरस वाज 3s 3p, इसमें लोन पेयर, और ये दिस वाज फास्फोरस, और हमने PCl5 बनाया है। PCl5 बनाने का क्या मतलब था, 5 क्लोरीन ने इसको अटैक किया, 5 क्लोरीन को एकोमोडेट करने के चक्कर में इसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा दिया, एक्साइट करवा दिया। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते ही बी रेडी, 5 क्लोरीन आए, अनपेड इलेक्ट्रॉन अरेंज हुए, यहां पर कितने बॉन्ड बन गए, 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ गए, ऑक्टेट रूल वायलेट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। ऐसा नाइट्रोजन के साथ क्यों नहीं हो सकता, एनी गेस। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन पहुंचाएगा किधर, एक्साइट करके, आ गए 5 क्लोरीन उसके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब कुछ सेम। अभी एक चीज और मुझे इसमें ऐड करनी है, इसलिए ध्यान यही रखिएगा, इसमें भी सब कुछ सेम, बट 5 क्लोरीन आए मेरे पास एक्साइट करने के लिए, 2D है ही नहीं, तो 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकते। तो इफ आई आस्क यू व्हाई NCl5 इज नॉट पॉसिबल, है 12th के बोर्ड का क्वेश्चन, बट आपसे अगर पूछूं व्हाई NCl5 इज नॉट पॉसिबल वेयर एज PCl5 इज पॉसिबल, आंसर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 2D, इट कैन नॉट गेट इनटू एक्साइटेड स्टेट, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन अरेंज नहीं हुए तो बॉन्ड नहीं बने। मैं लिखूंगी आपके साथ ही, अभी भी समझ लीजिए। मेरा एक और सवाल अर्पिता, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? टू ऑल ऑफ यू, फर्स्ट इज यू,
नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? ऑल ऑफ यू। 4। चौथा कोऑर्डिनेट। नाइट्रोजन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 तो सिग्मा और चौथा कोऑर्डिनेट। कोवेलेंस वर्ड आपको किसी ना किसी डीपीपी या बुकलेट में दिखा होगा, क्या होता है? कोवेलेंस मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंस क्या होता है? 4। फॉस्फोरस का मैक्सिमम कोवेलेंस क्या होता है? 6 भी हो जाएगा अभी, लेकिन अभी तो 5 ही रखते हैं, आगे आगे 6 भी हो जाएगा। बट अब आपको मैं एक एक करके चीज फिर दिखाऊं। ये सबने बना लिया? आपने देखा मैंने नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनाए, 5वां नहीं बनाया। और ये जो 4 बॉन्ड मैंने बनाए, इसमें एक मैंने यहां पर लोन पेयर पर दिखाया टू शो नाइट्रोजन 4 ही बना सकता है, 5 नहीं। अपना कोवेलेंस रेदर अपने एक्सपैंड नहीं कर सकता वो ऑक्टेट को। ऑक्सीजन देखना कितने बॉन्ड बनाए मैंने मैक्सिमम? 3। 3, 4 नहीं। फिर आप यहाँ पे ये कहो लो जी यहाँ पे 2 लोन पेयर थे मैम, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों? 3। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। ये तो सबके पास नोटेड था। कैनॉट गो बियॉन्ड ऑक्टेट। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने आपको स्ट्रक्चर जो भी बना के दिए हैं ये आपसे बनवाए हैं। अभी मैं इस नॉट पॉसिबल को यहां नहीं ले रही हूं, नॉट राइट टाइम, ठीक है? आप मुझे ये बताइए, दिस एक कैनोनिकल फॉर्म, ये अभी दोबारा ड्रॉ मत करना, एक कैनोनिकल फॉर्म ये, एक और इसको मत देखिएगा जो नीचे बनी हुई है। आप बताइए इसमें ये कैनोनिकल फॉर्म किस एरो से आई होगी? आई थिंक एरो नंबर 1 से। चेक कर लो एक बार। जब ये पाई बॉन्ड उठ के इधर गया तभी इस पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये यहां पर आया तभी इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। चेक करना, अब नए तरीके से बता रही हूं। पहले तो पाई बॉन्ड यूं ही किया था मैंने, अब नए तरीके से बता रही हूं क्या हुआ। तो सभी लोग नोट करने के बजाय पहले मेरे पास यहां सुनेंगे। पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, दोनों चलने लगे एक साथ। ये अब समझो, अब नए तरीके से समझ रहे हैं हम इसको। ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे जब आएगा, इस ऑक्सीजन पे सॉरी, तो पहले तो नेगेटिव चार्ज इंश्योर करिए। बॉन्ड का मतलब क्या है? पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन उछल के आ गए। तो पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन उछल के आने का मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज। कैन आई से कि ये बॉन्ड कवर हो गया? इस कार्बन का इसमें क्या हाल हुआ? मेरा तो ऑक्टेट ही खराब कर दिया तुमने, मुझे वापस चाहिए मेरे 4 बॉन्ड। तो इसने इस लोन पेयर को कहा इधर बनाओ बॉन्ड, तो ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाना पड़ा। ऑक्सीजन खुद से बॉन्ड नहीं बनाता, किसी ने इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर लिया है। आप नहीं ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड अपने आप बना लेंगे। उस वक्त मैंने आपको कैसे बताया? ये वाला पूरा का पूरा इधर खिसक गया। बात तो वही है इननेट, बाहर से देखने वाले के लिए, राइट? इसमें बताना क्या किया है मैंने, सेम ही किया है, गलती नहीं है इनमें, लेकिन ये बहुत कम स्टेबल होंगे, जबरदस्ती बनाए गए स्ट्रक्चर है। तो मेरे को सिर्फ यहां ये एग्जांपल इसलिए दिखाना था। एक केस है जहां पर मैं ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बना रही हूं, उसमें भी तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। ऑक्सीजन के ऑक्टेट को मैंने एक्सपैंड नहीं किया। जो इतनी देर से चल रहा था ना, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड आपने बना दिए और यहां लिख रहे हो ऑक्सीजन कैन नॉट गो बियॉन्ड ऑक्टेट। ऑक्सीजन यहां भी ऑक्टेट के बियॉन्ड नहीं गया है। वाई? चेक। ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। किधर ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हुआ? ये तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर लाके दिया। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हर वक्त ध्यान रखा करो क्या है। तो ऑक्सीजन यहां पर भी अपना ऑक्टेट नहीं तोड़ रहा है, एक्सपैंड नहीं कर रहा है, वो एक अपना लोन पेयर सामने वाले को कोऑर्डिनेट करने को दे रहा है, जो पॉसिबल है। तो ऑक्सीजन अगर कभी 3 बॉन्ड बना रहा है, पक्का तीसरा बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? तो ये थोड़ा सा अच्छा डिटेल था, आपको कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे साथ 2-3 क्वेश्चंस लिखिए आप लोग, जो आपके मेरे डिस्कशन के साथ मिस हो गए। राइट डाउन दीज क्वेश्चन। NCl5 is not possible
whereas TCl5 is possible. आंसर खुद लिखेंगे अपने पास, इसमें 5-7 लाइन छोड़ दीजिए घर जाके, इट शुड बी योर होमवर्क, ताकि आप दिखा सके नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए जगह ही नहीं है, फास्फोरस में है। आंसर इसका आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ये है वैसे 12th का, बट कराया 11th में जाता है, स्कूल पेपर्स में देख रही हूँ इस पे कुछ पूछ सकते हैं, although it belongs to 12th, whereas phosphorus covalence is 5। दोनों का आंसर तो एक ही होने वाला है, एक जैसा ही, कुछ मतलब नॉट एग्जैक्टली कॉपी, बट एक ही बात के चारों तरफ घूम रहे हैं कि फॉस्फोरस एक्साइट कर सकता है, उसके पास 3D है, 5 बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन एक्साइट नहीं कर सकता, बट अपना एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट करा सकता है, तो 4 बॉन्ड बना लेगा। तो दोनों के आंसर्स आपका होमवर्क होंगे। क्लियर एवरीवन? देखना जरा, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, चेक। अगर आप पे आया आप कर पाओगे। ये मैंने सिर्फ किस लिए लाई हूं, अभी नोट कोई मत करना, ये इस चैप्टर का नहीं है। ये है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस की एक झलक, वहां क्या पूछा जाएगा। अभी तक मैंने सिर्फ पाई बॉन्ड घुमाया, मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं घुमाया, आपने नोट भी नहीं करना, जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी। आगे क्या आना है, जो हम वॉल्यूम 2 शुरू करेंगे, आगे ऐसे केसेस आएंगे जहां सिर्फ पाई नहीं, फिर हम नेगेटिव चार्ज भी घुमाएंगे। राइट, डोंट नोट इट। ये 11th की ऑर्गेनिक के आखिरी चैप्टर्स का बॉन्ड ऑर्डर है, वहां मेरे को उस दिन जिस दिन स्टार्ट करूंगी, ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा, इस बात से कि पाई बॉन्ड का घुमाना आपने देख रखा है, अब पाई बॉन्ड के साथ और लोग भी जुड़ने शुरू होंगे घूमने में, विच इज नेगेटिव चार्ज, विच इज पॉजिटिव चार्ज, और बहुत सारी चीजें, लोन पेयर भी मिलेंगे अब इनके साथ। तो दैट इज योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेजोनेंस, जो हम आगे निपटाएंगे। अब रेजोनेंस की जरूरत समझ आ गई सबको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। मैं आपको सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रही हूं, डोंट ड्रॉ इट, आपका एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, कि आपको क्लास 11th के जीओसी में घुसते ही रेजोनेंस का पहला स्ट्रक्चर स्कूल पेपर के लिए जो हम सिखाएंगे, वो ये सिखाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट थिंग इन जीओसी, जिसमें आप देखोगे इस तरह की रेजोनेंस को, इस एरो को, मतलब ये इतना ज्यादा बनेगा आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा मैं मेंटली प्रिपेयर कर रही हूं। ऐसे चलता जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये इधर, ये इधर, ये वापस। दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डू इन क्लास 11th, लास्ट चैप्टर्स इन क्लास 12th मैक्सिमम। तो वहां की रेजोनेंस के लिए इतना ही मेरे को अभी बताना था, पाई बॉन्ड घूमता है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं, रेजोनेंस मेरा कंप्लीट हुआ, सब कंप्लीट हुआ, आपको अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया, एमओटी में नहीं स्टार्ट कर रही है आज, वो लास्ट क्लास ही है, अगली क्लास ही है, आपको अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया, आप उसमें ज्योमेट्रीज बता पा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बता पा रहे हैं, डायपोल मूवमेंट आए तो वो बता पा रहे हैं, और रेजोनेंस तो हमने इस साल लास्ट में ही जाके बताना है। कैन समबडी टेल मी, इस मॉलिक्यूल की शेप प्लेनर की नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। दोनों कार्बन की ज्योमेट्री क्या होगी इंडिपेंडेंटली? ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल। ओके, ये प्लेनर की नॉन प्लेनर? प्लेनर। ये, इसके लिए और बेटर वर्ड लाओ, लीनियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज के लिए रखी हुई थी, बहुत इजी, कि जिस दिन डायपोल मोमेंट खत्म होता है उस दिन बहुत हैवी हो जाता है बच्चों के लिए, साथ में रेजोनेंस। तो एक चीज जो अभी तक मैंने नहीं कराई, जो मैं स्कूल पेपर्स को देख रही थी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है आपका, इनके ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम्स पूछ रखे हैं। तो हेडिंग डालिए, ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम्स डालिए। लास्ट है बस आज का, ये आज कोई टेस्ट नहीं है आपका, क्योंकि मिक्स्ड टॉपिक्स थे, कोई टेस्ट बन नहीं पाया।
ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम। बहुत आसान सा टॉपिक है। टॉपिक क्या, एक फिनिशिंग टच दे रहे हैं कि एक चीज छूट गई थी बस, और क्या। अब आप सोचो मैं किसका आपसे बनवा रही हूं। मैं बनवा रही हूं इथेन का। इथेन क्या होता है बच्चों? CH3 या बेटर है और ओपन कर दूं मैं, मेरे को कोई इसको और ओपन करना है, ठीक है बच्चों। CH3 अब मेरे को कहा है इसका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम आपने बनाना है। तो एक बार मेरी तरफ यहां पर देख लीजिए कैसे बनाना है। आपको काटपीट बहुत करनी पड़ सकती है। कार्बन नंबर 1 इसको कर दिया मैंने, कार्बन नंबर 2 इसको कर दिया, सारे सिग्मा है, कोई हेडेक नहीं। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, टेट्राहेड्रल 4 है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे को ऐसे बनाने की एक सिग्मा बॉन्ड इधर बनना चाहिए। सो जस्ट चेक। ये 4 बना दिए मैंने, और मेरी कोशिश है, कोशिश खराब गई, एकदम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं आया, मैं थोड़ा टेढ़ा होके बना रही हूं। लेट मी डू इट अगेन। ये ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। ये मैंने टेट्राहेड्रल बनाया कि ये 3 एक तरफ और ये एक ऊपर, ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए। इसके सामने आपको एक और कार्बन बनाना होगा जो आपके साथ लाइक दिस। ये 2 कार्बन बने, यहां पर दोनों का एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया होगा, सिग्मा बॉन्ड बना होगा। अब मैंने एक सिग्मा बॉन्ड आपको यहां पे दिखा दिया, बाकी सिग्मा बॉन्ड कौन है? हाइड्रोजन्स। अब मेरे को हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, और यहां पर अगेन सिग्मा बॉन्ड्स, फिर से हाइड्रोजन का 1s 1s 1s। दिस इज इथेन। ड्रॉ दिस। आप थोड़ा बड़ा बना लेना, मैंने थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि दैट इज इथीन। पहले आप लोग इथीन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। इतना मुझे पता चल गया, यहां एक सिग्मा है, एक पाई है कार्बन कार्बन के बीच। तो अब तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा क्योंकि मेरे को क्या बनाना है? कार्बन ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? प्लेनर होगी। तो चेक, अब मैं वो भी बनाने की कोशिश करूंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आने वाली है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो मैंने कोशिश करी 120 डिग्री एंगल पे 3 बना दिए। ये पहले वाला कार्बन, ठीक है, समझ लेना बच्चों इसको। ये दूसरे वाला कार्बन। पहले सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, पाई बाद में सोचेंगे। अब दोनों कार्बन के पास एक सिग्मा ये बना दिया आपने, और ये इतना तो सब बना लोगे। अब बीच में वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स और लेबलिंग वो तो हो ही जानी है आपको जब टाइम मिलेगा। अब मेरे को यहां पर क्या बनाने हैं? पाई बॉन्ड। ये बात डायरेक्टली जिक्र में आई नहीं, लेकिन ये आप सबको पता है पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये भी सबको पता है कि वो ज्योमेट्री भी डिसाइडर नहीं करता। अब तो ये भी पता है वो घूम भी लेता है। लेकिन अब ये बात, ये वर्ड मेरे को अब तक लाने का मौका नहीं मिला था। जो बचा हुआ एक पी ऑर्बिटल है उसके तो दोनों लोग बनाने पड़ेंगे पाई बॉन्ड के, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। आपने हमेशा देखा है कार्बन के 3 पी थे और ये एक एस। हाइब्रिडाइजेशन अगर इन दोनों में हुई, इन तीनों में, ये तो लेफ्ट अनअटेंडेड। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो किया नहीं, इलेक्ट्रॉन इसमें एक था और इसने क्या बॉन्ड बनाया? पाई। पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं और उसका पी पूरा लोब के साथ बनेगा। ऐसे ही इस कार्बन पर भी एक पी पड़ा होगा, दोनों के पास एक एक, और ये बना इथीन का ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम। ये पकड़ी जाएगी चीज। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। लिखिए, मतलब ड्रॉ करिए, लिखना तो क्या है। फिर भी आपके एहतियात के लिए मैं लेबलिंग कर रही हूं इसकी, बहुत जरूरी है ये। अनहाइब्रिडाइज्ड पी
ऑर्बिटल, और ये था sp2 ऑर्बिटल, और ये था 1s ऑर्बिटल। किसका? हाइड्रोजन का। बाकी की लेबलिंग आई होप आप कर लेंगे। दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, ये हाइड्रोजन सारे। चेक। इन क्या है बच्चों? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड में साफ तौर पे दिख रहा है दो दो पाई आ गए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp। मैं इसको और ओपन कर दूं अगर, तो यहां ये बहुत एविडेंट हो रहा है कि एक कार्बन के सिर्फ दो ही सिग्मा बॉन्ड हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, एक कार्बन के सिर्फ दो ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। जब दो ही सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp। sp है तो देखिए बच्चों, अब तो 180 डिग्री पे लगाने हैं दोनों मेरे को। पहला कार्बन, और ये दूसरा कार्बन। मेरे से सीधा बना नहीं है क्योंकि मेरे को घूमना बहुत पड़ रहा है, आप लोग अपने आप मैनेज करिएगा उसको। यहां पर अगेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। इधर एक एक H ले आइए, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। पहले अपने सिग्मा स्केलेटन को तैयार करिए जिस पे मॉलिक्यूल खड़ा है। पाई तो ऊपर से अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आएंगे, वो किसी से कटते पटते रहे, हमें कोई परवाह नहीं है उसकी। मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड पे खड़ा हुआ है, तो अब इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहां बना दूं बच्चों। इसका आप साइडवेज ओवरलैप दिखा देंगे। दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जो एक्सेस आपको जिस तरह से पसंद आ रही है आप उस तरह से दिखा दीजिए, इसका साइडवेज ओवरलैप। एंड देयर वी आर विद इथाइन। और इस तरह से यहां पर पाई और सिग्मा लिख दीजिए, सो दैट इट शुड बी कैटेगरिकली क्लियर कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये पूरा ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। तो इथेन, इथीन, इथाइन, पूरा ओरिएंटेशन दिखा दिया हमने, सब कुछ दिखा दिया। बन जाए तो मैं आज की क्लास का क्लोजिंग स्टेटमेंट दूं आपको। और